आओ भाभी, अंदर आओ। सच में हम बता नहीं सकती हम सब तुम्हें देखकर कितनी खुश हैं। सच में भाभी, अब बहुत मजा आएगा आपके साथ रहने में। इतने बड़े परिवार और अपनी 10 नंदों को देखकर सोनम बहुत खुश हुई। मैं हमेशा से ही बड़े परिवार में रहना चाहती थी। तुम नंदों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी उसकी सास वहाँ पर आई। तुम सब क्यों परेशान कर रही हो अपनी भाभी को? खुद तो तुम लोग कुछ करती नहीं और ऊपर से नई नई बहू आई है, उसे भी परेशान कर रही हो। अब इसे आराम करने दो, कल इसकी पहली रसोई है ना। अरे हमारी भाभी सब कर लेगी, वो है ही लाजवाब। उस रोज तो सोनम आराम करने चली गई, लेकिन अगले दिन उसके ससुराल में पहली रसोई। सुबह उठकर वो काम पर चली गई। आज उसकी किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सोनम ने जल्दी ही खाना बनाकर तैयार कर दिया। उसके हाथ का बना खाना सबको बहुत पसंद आया। सच में बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हम तो धन्य हो गए तुम जैसी अन्नपूर्णा पाकर। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी सभी नंदों का मुंह बन गया। उसकी ननद रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, खाना तो ठीक है भाभी, लेकिन अब मीठे में कुछ बनाया है या नहीं? बनाए ना दीदी, आप सबकी पसंद के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत पसंद आए। फिर ऐसे ही रात हो गई। सोनम की ननद सीमा ने उसका दरवाजा खटखटाया। ये इस वक्त कौन होगा? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सोनम ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद सीमा और रजनी मौजूद थी। भाभी, हमें कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है, आप प्लीज हमारे लिए बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। सोनम अपनी सभी नंदों के लिए कॉफी बनाने चली गई, फिर उन सबको पीने को दी। सारे दिन की थकी हारी सोनम अपने कमरे में चली गई। फिर सुबह उठकर उसने फिर से घर का सारा काम किया और जब नाश्ता बनाने रसोई में गई तो उसकी ननद बोली, भाभी आज ना हमारा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, आप हमारे लिए वही बनाना। लेकिन मेरा तो चाय और पकौड़े खाने का मन कर रहा है, और मेरा पोहा, तो आप मेरे लिए वही बना देना। इस तरह उन सभी नंदों ने अपनी अपनी फरमाइशें बता दी। सोनम खुशी खुशी रसोई में चली गई। उसे लगा कोई उसकी मदद करने आएगा, लेकिन कोई भी ननद उसकी मदद के लिए नहीं आई। वो बेचारी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रसोई में सभी की फरमाइशों का खाना बनाती रही। तभी उसकी सास रसोई में आई। अरे बहू, इतना सब खाना किसके लिए? जरूर तेरी सभी नंदों की फरमाइश रही होगी। अगर अब माँ जी को सच बोलूंगी तो वो उन सबको खूब सुनाएगी। ये सोचते हुए उसने झूठ ही कहा, नहीं नहीं माँ जी, वो मैंने ही जाकर उन सबकी पसंद का खाना बनाने के लिए पूछा था। अच्छा, तो तू सबके कमरे में उनकी फरमाइशें जानने गई, लेकिन तूने मुझसे मेरी ही फरमाइश नहीं पूछी, जबकि मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनते ही सोनम सोच में पड़ गई। तभी उसने थोड़ी दूरी पर देखा तो पीछे उसकी ननद एक बोर्ड लेकर खड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था दाल मखनी। वो पढ़ते ही सोनम ने कहा, माँ जी मैं अच्छे से जानती हूँ आपको दाल मखनी पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए वही बनाने जा रही हूँ। ननद वहां से भाग गई, लेकिन सोनम की सास गायत्री हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोनम को ये कैसे पता चला। फिर उसे लगा शायद उसकी नंदों ने बताया होगा। फिर उसकी सास बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसका पति निहाल ये सब देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, बेचारी, अभी इसे आए हुए ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी सबके लिए ये कितना कर रही है। कम से कम किसी को तो उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। लेकिन सोनम बिना किसी से कुछ कहे सारा दिन घर के कामकाज करती रहती और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक रोज प्रीति को देखने कुछ लड़के वाले आए। हमें आपका भरा पूरा परिवार बहुत पसंद आया। आपकी बेटी ने चाय नाश्ता बहुत लाजवाब बनाया है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो चाय नाश्ता प्रीति ने नहीं बल्कि सोनम ने बनाया था। रिश्ते की बात पक्की हुई और प्रीति की शादी हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ गई। शादी की अगली सुबह उसकी ननद उसके कमरे में आई। अरे प्रीति भाभी, आप तो चांद का टुकड़ा हो, आपके सामने तो चांद भी फीका है। थैंक यू दीदी। वैसे भाभी आज आपकी इस घर में पहली रसोई है, इसलिए हम में से कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना पड़ेगा आपको। अब प्रीति की ननद भी उसके साथ वही सब कर रही थी जो उसने और उसकी बहनों ने अपनी भाभी के साथ किया था। लेकिन उसके हाथ का खाना खाकर काजल ने कहा, लगता है भाभी आज से पहले कभी आपने खाना नहीं बनाया, ये भी कोई खाना है? हाँ तो क्या हुआ, धीरे धीरे सीख जाएगी, सिखा देना अपनी भाभी को। ऐसे ही समय बीता। खाना बनाने में काजल की थोड़ी बहुत मदद तो कर देती थी, लेकिन वो भी सिर्फ इतनी कि कितना मसाला डालना है और कितना नमक। इसके अलावा वो सभी नंदे अपने कपड़े भी प्रीति से ही धुलवाती थी। ये सब देख प्रीति मन ही मन सोचती है, पता नहीं इन्होंने मेरा रिश्ता कहाँ पक्का कर दिया है, ननद के नाम पर चुड़ैलें मिल गई है मुझे। लेकिन फिर
वो एक रोज अपने मायके आ गई। आपने मेरा रिश्ता कहाँ तय कर दिया है? इतना बड़ा परिवार है, सारी नंदे सब काम मुझसे ही करवाती हैं, खुद तो वो कुछ नहीं करती। झूठ मत बोलो, तेरी सास से मेरी बात होती रहती है। अच्छे से जानती हूँ तेरी नंदे भी बराबर तेरे काम में हाथ बटाती हैं। तुझे तो बस यहाँ आलस करने की आदत हो गई है। चल जा अब अपने ससुराल वापस। इसी तरह बाकी 9 नंदों की भी शादी हो गई और उन सबको भी वैसा ही भरा पूरा परिवार मिला और उन सब की नंदे भी उनसे वैसे ही काम लेती। एक रोज शादी के बाद 10 की 10 बहनें एक साथ कॉन्फ्रेंस पर थी। हम सबको कितना बुरा लग रहा है, तो सोचो सोनम भाभी, उसे कितना बुरा लगता आया होगा। आज तक एक भी शिकायत नहीं की उन्होंने, चुपचाप ही सबके हर काम करती रही। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, अभी हम सिर्फ अपनी गलती का पछतावा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सब कल ही मायके चलकर उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। फिर अगले ही दिन वो 10 मायके जाकर अपनी भाभी से माफी मांगती हैं, तो उनकी सास उनसे कहती है, क्या हालत कर दी थी तुमने अपनी भाभी की। अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया। अब तुम्हारी नंदों की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें भी वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें तो इन सब का फल मिलना ही था और हम इन सब के लिए तैयार हैं। हम तो बस अब भाभी से माफी मांगने आए थे। सोनम उन सबको माफ कर देती है। अब वो सभी नंदे वापस अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उससे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी खुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहां क्या कर रही हो?
चाय पी रही हूँ। मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ। ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं। इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूं। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है। एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को। ऐसी हालत में इसे परेशान न कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना। अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर।